राजनीति के हर एक पहलू आज, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे त्रिपुरा हो, हर जगह में, हर पहलू में आज एक एक मोहरा आ रहा है टीएमसी में। क्यों? इस क्यों के उत्तर के लिए आज हम पहुंच चुके हैं पराग विश्वास के साथ, इतना दिन का, जिनके पास एक एक्सपीरियंस है, जो आज उनसे हम लोग कुछ सवालात करेंगे। ये सवालात इस बारे में, आज राज्य का पॉलिटिक्स और सेंट्रल का पॉलिटिक्स कहां पर पहुंच चुका है। वेलकम पराग विश्वास जी। आज एक्चुअल में हम लोगों का जो मतलब आज राज्य में, आप पश्चिम बंगाल में बैठे हो, आज शिलीगुड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं। आज पश्चिम बंगाल का जितना भी सिचुएशन है कि 2-3 दिन पहले हम लोग देखे कि रायगंज से एक विधायक चले गए, वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया, फिर वो टीएमसी में चले आए, कृष्ण कल्याणी जी। अभी बार बार ये जो चेंजिंग, इसके बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये चेंजिंग बहुत एक आम आदमी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो ये तो गया चेंजिंग पार्टी टू पार्टी। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं कि हम लोग का सीएम ममता बनर्जी जो जा रहे हैं गोवा, एक गोवा का ट्रिप उन्होंने बनाया है, 4 दिन या 5 दिन का एक सफर बनाए हुए हैं। वहां पे वो जा रहे हैं कि गोवा में अपना झंडा गाड़ने के लिए। उसके पहले गोवा में हम लोग आज से 8-10 दिन पहले ही देख लिए कि उनका जितना भी बैनर्स वगैरह था वो सब जला दिए। फिर त्रिपुरा में जाके सुष्मिता देव के ऊपर अटैक हुआ, वो जाके फिर दिल्ली में उसमें भी एक लाइव टेलीकास्ट में बोले कि ये ऐसा आज बर्ताव ये चल रहा है। ये एक्चुअली 2024 से पहले ये जो सिचुएशन सभी का है, इसी के बारे में मैं आज डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूं कि एक्चुअली 2024 से पहले ये कांग्रेस का फेलियर जो जगह है, जहां पर टीएमसी अपना इंक्रीज करने के लिए सोच रहा है, तो ये डायरेक्टली मैं फेलियर इसीलिए बोल रहा हूं कि ये ऑलरेडी इंक्रीज कर रहा है, और ये फेलियर जो जगह है कांग्रेस का वो दिखा दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर का फेस कोई है नहीं। आपके ख्याल से क्या है? मेरे ख्याल से क्या पूछना, कांग्रेस का जो प्राइम मिनिस्टर का जो फेस है वो किसको होना चाहिए या है ही नहीं कोई? देखिए, आमतौर पर हमारा जो सियासत है, अगर इतिहास की तरफ हम रुख करें तो हमें दिखाई देगा कि जब भी विकल्प सरकार का गठबंधन की बात हुई है तो उस समय हम लोगों ने देखा है कि भाजपा, कांग्रेस और तीसरा विकल्प के रूप में कोई नया कॉम्बिनेशन, कोई नया गठबंधन उभर कर आया है सामने। इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि इस बार भाजपा और उनके साथ जो छोटे छोटे दल हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन, उनका जो गठबंधन है, उसके खिलाफ, एनडीए के खिलाफ यूपीए नहीं खड़ा हो रहा है। एनडीए के खिलाफ एक नया गठबंधन बनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2014 और 2019 में धूल चाटना पड़ा है यूपीए को, हमें मालूम है। कांग्रेस जो कह रहे हैं, मतलब धूल चाटना इसको नहीं करता है कि कहां पर भी कुछ भी नहीं मिला है उसको, जितना भी वो अपना वही मैं कह रहा हूं, धूल चाटने से वही था कि शिकस्त दिया है यूपी में, एनडीए ने यूपीए को अच्छी तरह से हर जगह। बिहार के चुनाव में हमने देखा कि बहुत नेक टू नेक फाइट तो हुआ है, वहां पे कशमकश तो हुई है, लेकिन फिर भी आखिरी जो हंसी है वो एनडीए ने हंसा है। इसका वजह यह है कि धीरे धीरे हिंदुस्तान में एक ध्रुवीकरण हो रहा है। जाति के आधार पर जो ध्रुवीकरण पहले होता था उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जाति के आधार पर हो चुका है। जाति से मेरा मतलब है अपर कास्ट, लोअर कास्ट, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों में ये जो होता था, या मान लीजिए बिहार में जैसे कि भूमिहारों का वोट, यादव का वोट, या फिर दुसाद का वोट, कुर्मी का वोट बैंक, ये सब जो वोट बैंक्स एक समय देखा जाता था 80 के दशक में, 90 के दशक में, यहाँ तक कि इस शतक के पहले दशक में भी वो नहीं हो रहा है। अभी ध्रुवीकरण हो रहा है रिलीजन यानी संप्रदाय के, धर्म के आधार पर, और इस ध्रुवीकरण की वजह से
हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो ये कर रही है कि वो उन सब जगहों को उन्होंने सॉफ्ट टारगेट बनाया है तृणमूल को विस्तार करने के लिए, जिन सब जगह में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। अगर देखा जाए तो वो सब जगह में ऑलरेडी डबल इंजन सरकार मौजूद है जहां पर मैं आ रहा हूं। तो उन सब जगह को वो अपना घर बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल डबल इंजन सरकार है। वो जब फाइट कर रही है, मैं जो शुरू में आपको बोल रहा था कि सिनारियो अभी काफी बदल चुका है, मुख्तलिफ हो चुकी है वो सूरत हाल। इस बार हम जो गठबंधन देखेंगे वो सीधी तौर पर भाजपा के साथ और भाजपा की कंबाइन यानी एनडीए के साथ लड़ेगी। यूपीए शायद नहीं रह सकता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम शायद नहीं रह सकता है, उसमें बदलाव भी आ सकती है, उसमें तब्दीलियां भी आ सकती है। हम देख सकते हैं साफ तौर पर कि ममता बनर्जी अपने आप को, पूरे मुल्क को ये पता चल गया है कि वो अपने आप को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के हिसाब से वजीर आजम बनने के ख्वाब को लेकर वो आगे जा रही है। और ये सिर्फ ख्वाब नहीं है, ये एक लक्ष्य है। और ये लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है कि किसी भी मुल्क में अगर काफी दिनों तक एक प्रधानमंत्री या किसी भी सूबे में, किसी भी स्टेट में, अगर प्रोविंस में अगर कोई एक चेहरा मुख्यमंत्री का या राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक चेहरा प्रधानमंत्री का वो अकेला हो जाए ग्राउंड में, तो फिर उसके सामने जो खेलने वाले हैं बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाए, तो लोगों के पास अल्टरनेटिव नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पे लोग चाहते हैं कि वहां पे न्याय मिले। वो मानते हैं, जानते हैं कि ये जो सरकार है, जैसे पेट्रोल का प्राइस है, डीजल का प्राइस है, बहुत सारे गैस की प्राइस है, तो छोटी मोटी बातें हैं और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं। उनको मालूम है कि शायद ये सरकार उस हद तक कामयाब नहीं हो पा रहा है और लोगों के लिए उस हद तक काम नहीं कर पा रहा है इन सब इश्यूज पर, इन सब मुद्दों पर। लेकिन फिर भी बिना किसी शर्त के या उनके सामने कोई विकल्प होता नहीं है, उनको इन्हें वोट देना पड़ता है या फिर नोटा को दबाना पड़ता है या फिर वोट देने से बाहर रहना पड़ता है, वोट नहीं देने जाते हैं वो। इस स्थिति में आपको देखिए, जब भी आप सियासत के साथ बात कर रहे हैं, सियासत को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, आपको याद रखना पड़ेगा कि लोगों की मानसिकता क्या है, उनके सामने विकल्प क्या क्या है। इन सारी चीजों को टटोल के उसके उपरांत आपको इस नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा और यह तय करना पड़ेगा कि क्यों कोई सियासतदान इस तरीके का नतीजे पर पहुंचने या फिर इस तरीके का निर्णय। तो जहां जहां डबल इंजन सरकार है, लाइक उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, या आपका असम में चले जाइए, त्रिपुरा में चले जाइए, डेवलपमेंट तो यहाँ पर हुआ है। तो वो कौन सा इशू है वहां पर जो इशू लेकर आज, जैसे कि गोवा में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तो ये कौन सा इशू वहां पर बाकी रह गया जो हम लोग एक्चुअली ये बीजेपी का सरकार वहां पर देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, एक चीज बताता हूं मैं आपको, डेवलपमेंट यानी विकास जो शब्द है ना, और विकास जो चीज है, ये तुलनात्मक है। यानी इसको हम लोग कंपैरेटिव कहते हैं कि तुलना की जाती है एक राज्य के विकास से दूसरे राज्य के विकास के दरमियान। ये जो हम कहते हैं कि नहीं, पहले जो विकास हुई थी, अभी का जो विकास है उसमें काफी अंतर है, फासला है, पहले हम लोगों ने इस तरीके के मुद्दों पे काम किया था। विकास इज अ वेरी रिलेटिव टर्म। तुलनात्मक मैंने कहा ना, ये बहुत ही, इसको बंगला में आपेक्षिक कहते हैं, ये बहुत रिलेटिव टर्म है, कंपैरेटिव है। तो आप कह रहे हो कि मैंने विकास किया है, क्योंकि भाजपा बार बार ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल में कहाँ विकास हुआ है, उस तरीके से विकास नहीं हुआ है। बेरोजगारी है यहाँ पे, भ्रष्टाचार है यहाँ पे, रोड्स अच्छे नहीं हैं, अभी भी दूर दराज के इलाके में बिजलियों की समस्या है, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको हल करनी चाहिए सरकार को। सरकार कुछ नहीं कर रही है, ठुडो जगन्नाथ बन के बैठी हुई है, जो बंगला में कहते हैं ना, ठुडो जगन्नाथ बन के बैठी हुई है। तो ये हम गोवा में भी कह सकते हैं, असम में भी कह सकते हैं, हम यूपी में भी कह सकते हैं। आप बोल रहे हैं इंसान का रेगुलर का जो डिमांड है, वो डिमांड के ऊपर ही बेस विकास का आप जितना भी विकास करो वो खत्म नहीं होता है। विकास का कोई अंत नहीं होता है और विकास तुलनात्मक होता है। यानी विकास का, आप जो विकास कर रहे हैं वो रिलेटिव होता है। जब भी आप जा रहे हैं वहां पे, आप लोगों को कह रहे हैं कि आपका विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है, अभी आपका रोजगार क्या होता है, अब ये देखा जाए तो विकास के लिए एक छोटा सा चीज, अगर विकास के लिए आप बोल रहे हो, तो उस दिन मैं प्रियंका गांधी जी का एक मतलब
उनका एक भाषण सुन रहा था, वो यूपी में कृषक के वहाँ पे जाके, वो जहाँ पर वो लोग मंच उंच बनाए हुए थे, तो वहाँ पर जाके उन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने आप को, और वहाँ पर जाके वो बोल रहे हैं कि अगर यूपीए आ जाता है तो जितना भी कृषि लोन्स है वो सब कुछ माफ। ये कहाँ का प्रोसेस हुआ? विकास का मापदंड होता नहीं है कोई। अब मैं जहाँ पे छोड़ा वहीं से फिर शुरू करता हूँ आपके इस सवाल के जवाब में। विकास का कोई मापदंड नहीं होता है। हर सियासतदान और हर सियासी पार्टी अपना विकास का मापदंड सामने रखता है लोगों के सामने। अब मान लीजिए केजरीवाल का विकास का मापदंड एक है, ममता बनर्जी का विकास का मापदंड एक है, पटनायक जी का विकास का मापदंड एक है, ठाकरे जी का विकास का मापदंड एक है, स्टालिन का एक है, या कोई भी चीफ मिनिस्टर का एक है, मिस्टर देव का एक है, त्रिपुरा का। तो इट वेरीज फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, इट वेरीज। अब जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो उन्होंने कहा है, ये तो ऐसी बात है कि चुनाव में बहुत सारे वादे ऐसे किए जाते हैं तोड़ने के लिए, तो कुछ रखने के लिए, कुछ तोड़ने के लिए। मतलब आप बोल रहे हो कि अमित शाह कुछ महीने पहले जो बोला था, एक मुहावरा छोड़ दिया, इस हिसाब से मुहावरा ही था वो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबको पता होता है, सबको पता होता है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि फलाना अगर इस चुनाव में जीत जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेते हैं क्या वो राजनीति संन्यास? जब उनको पूछा जाता है, आज तो डिजिटल वर्ल्ड है, आप भी डिजिटल वर्ल्ड में हो, अच्छा खासा आप जानते हो, मेरे से बेहतर जानते हो इन सब चीजों को। अब आप जब डिजिटल वर्ल्ड के लोग जाते हैं या फिर मीडिया के लोग जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जाती है, डिजिटल मीडिया जाती है, प्रिंट मीडिया जाती है, आसपास के लोग पूछते हैं, नेता से पूछते हैं, उनके पार्टी के लोग कार्यकर्ता पूछते हैं कि सर आपने कहा था ऐसा, आपने बोल दिया तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ लोग तो बोल भी देते हैं। राजनीति में तो ऐसा बोलना ही पड़ता है, राजनीति उनका तो बोलती ही है। सियासत में ऐसी बातें करनी पड़ती है, ये उनको भी पता है और लोगों को भी पता रहनी चाहिए। ये मुनासिब है, सियासत में मुनासिब है। के बाद भी लोग उनको ही चुनाव में मतलब आगे चलते हैं। पहले भी कहा था देयर इज नो अल्टरनेटिव सिंड्रोम, हिंदुस्तान में बहुत जोर से चल रहा है। नहीं आ रहा है कि एक चीज मुझे आप ये क्लियर करके थोड़ा सा अगर आप अपना एक्सपीरियंस से बताओ कि जैसे कि वो आपका यूपी चला गया एक साइड में, उत्तराखंड चला गया, गोवा चला गया, त्रिपुरा चला गया, ये अलग अलग साइड हो गया। तो जब यूपीए को हम लोग देखते हैं तो वहां पर एक सीपीआईएम का पार्ट वहां पर है यूपीए में। तो कल अगर यहाँ से अगर जाता है टीएमसी तो यूपी क्या वो पार्ट में सीपीआईएम, टीएमसी और कांग्रेस तीनों मिलके एक जोड़ बना सकता है, और या डिफरेंट यहाँ पर कुछ सीपीआईएम का कुछ अलग सा ही कुछ प्रोसेस रहेगा कि नहीं ये, क्योंकि ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में ये दोनों एंटी पार्टी है, तो वहां पर जाके या फिर एक चीज हो सकता है वो एंटी बीजेपी कैंपेनिंग के लिए एक संग हुए, या तो कुछ अलग डिफरेंट कुछ सोचे। देखिए पहले जो सवाल था मैं वो पूरी तरह आपको बता दूं। पहले के सवाल से मैं यहाँ पे आऊँगा। ममता बनर्जी उन सब जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपने कहा कि डबल इंजन है बीजेपी का। इसका वजह यह है कि वहाँ पे घर है। मुझे अगर किसी का रीढ़ का हड्डी तोड़ना है, घर में जाके तोड़ो, कमर तोड़ना है, तो उसके घर में घुस के जाके उसको मारो। उसके बिना तो आप उसको कमजोर नहीं कर पाओगे। और भाजपा काफी ताकतवर है अभी भी, आज के डेट में भी केंद्र में काफी ताकतवर है, देश में काफी ताकतवर है। और जो केंद्र में होता है उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। वो पश्चिम बंगाल से उसको 10 सीट मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे विल कंपेंसेट फॉर दैट लॉस फ्रॉम बिहार और फ्रॉम उड़ीसा और फ्रॉम तमिलनाडु। उनका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उनका खेलने का ग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ममता बनर्जी इसलिए जा रहे हैं कि उन सब जगह पे वो कुठाराघात करना चाह रही है जहां पे डबल इंजन सरकार है और भाजपा का संगठन बहुत सशक्त है। वो सशक्त संगठन जो है, जो बहुत मतलब बुनियादी तौर पे बहुत ही पावरफुल है, ताकतवर है, उसका रीढ़ का हड्डी, उसके रीढ़ की हड्डी को तोड़ना ममता बनर्जी सही समझ रही है और सही है भी। सियासत के रणनीति के अनुसार जिस रणनीति पे वो चल रही है, जिस मार्ग पे वो कदम आगे बढ़ा रही है, उसको मद्देनजर रख के हम ये कह सकते हैं कि उनका ये अप्रोच, उनका ये एटीट्यूड, उनका ये रुख बिल्कुल 100% सही है। ये करना है। और आपने जो सवाल पूछा, आई हैव नॉट कम टू दैट अप टिल नाउ, आई विल आंसर दैट। आपने जो सवाल पूछा अभी कि
वामपंथी क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेंगे, स्टालिन क्या करेंगे, शिवसेना क्या करेंगे। अभी देखिए शिवसेना के पास शिवसेना का ऑलरेडी सपोर्ट वो लोग बीजेपी को दे चुके हैं। मैं बता रहा हूँ शिवसेना बीजेपी को ही सपोर्ट, बिल्कुल कह रहा हूँ मैं, शिवसेना इज बेसिकली अ प्रो हिंदू पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो मतलब खुली बात बाला है, साहेब ठाकरे का टाइम खुली से बात ही है, ये शुरू खुली हुआ बात है, ये खुली बात है कि वो हिंदुत्व पे चलते हैं। तो सही बात है कि एक बहुत खराब इशारा हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ देश में, मुल्क में, जिस पर मैं आने जा रहा हूँ, वो ये है कि शिवसेना अब हिंदुत्व के कार्ड खेलते हुए वो कह रहे हैं कि भाजपा को बाहर से भी हो तो हम सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब शिवसेना का जो अपना 6 को जो सीट है वो अपना वो बीजेपी को वो दे, शिवसेना का जो तार है वो कट चुका, वो तो कट चुका, तो उसका गुड्डी हम उतार लेते हैं। यहाँ पर पटनायक का वो उड़ीसा का विजू पटनायक का भी वो एक ही ये है कि वो उनका रुझान है भाजपा की तरफ, वो तो अपना बीजेपी को ही, नीतीश कुमार तो भाजपा के हैं ही, उनके साथ गठबंधन है। अब आप वामपंथी और कांग्रेस इन दोनों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वामपंथी को अगर आप मान के चले और कांग्रेस को मान के चले, कांग्रेस का ऐसा है ना कि एक लिगेसी है, कांग्रेस उस लिगेसी को छोड़ना नहीं चाह रहा है, वो अकड़ के बैठा हुआ है, पकड़ के बैठा हुआ है, अकड़ के बैठा हुआ है, वो अकड़ भी है, वो पकड़ भी है उसमें कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हमारे लिगेसी है। आज भी ये बात सही है कि कांग्रेस का तृणमूल से पूरे देश में उपस्थिति, प्रेजेंस कहीं ज्यादा है, मानसिक और शारीरिक तौर पे, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। टीएमसी वो करना चाह रहे हैं, इसीलिए टीएमसी देखिए आप कहां जा रहे हैं, वहां एक छलांग मार के उत्तर प्रदेश, हिंदी हार्टलैंड के एकदम हार्ट में, हृदय स्थल में, हिंदी हृदय स्थल के हृदय स्थल में, केंद्र स्थल में, और यहां से वो जा रहे हैं गोवा में। मैं समझता हूं ममता बनर्जी के लिए आसान होगा और बेहतर होगा अगर वो दक्षिण भारत में जाते हैं। क्यों? मैं उसी चीज में मैं आने वाला, क्योंकि दक्षिण भारत में ऑलरेडी 6 सीट है जो सीपीएम का, बिल्कुल सिर्फ सीपीएम का नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, कौन सा सीट है वो छोड़ दीजिए। आप जब एक पत्रकार के हिसाब से हिसाब करते हो ना, मेरा कुछ अलग हिसाब है, उस तरीके से नहीं हिसाब मत कीजिए। ये ऐसा नहीं है जैसे कि कोविड में हम बोलते हैं कि आर फैक्टर, यानी कितना एक आदमी 2 3 4 5 कितनों को संक्रमण कर रहे हैं। जैसे कि कुछ बिहार में संक्रमण काफी बढ़ चुका है, अनकन्फर्म सोर्सेज बता रहा है, मतलब हेल्थ सोर्सेज बता रहा है कि 8.7 कोविड का कुछ बिहार में, तो ये पॉजिटिविटी रेट है। कोलकाता में कुछ जगह में ऑलरेडी मैं आ रहा हूं, मैं ये जिस मिसाल के तौर पे मैं तुलनात्मक तरीके से मैं बोल रहा हूं, कंपैरेटिव तरीके से, कि ये अगर है तो एक आदमी इतने जन को इन्फेक्ट कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक आदमी इतने जन को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसा सियासत में कुछ नहीं है। सियासत में ऐसा भी होता है कि एक परिवार के लोग, वो भाजपा के लोग हैं, उनको आखिरी मोमेंट में ऐसा लगा कि नहीं हमको इस बार टीएमसी को वोट देना चाहिए, वो जाके टीएमसी को वोट दे देते हैं। ऐसा भी हुआ है, कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है कि वहां पे भी जाके ईवीएम में दे टैली करते लास्ट में मार देते हैं। किसको? वहां पे वो डाउट पे रहते हैं, सस्पिशन में रहते हैं, संदेह में रहता है, ऊपर आ रहता है। इस तरीके से आप वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं रख सकते हैं कि वहां का 6, यहाँ का 4, वहां का 2, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं क्या कह रहा हूं कि जमीनी हकीकत के साथ अगर आप इसको चर्चे को आगे बढ़ाएं तो आप जमीनी हकीकत को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस निर्णय पर हम पहुंच सकते हैं कि दक्षिण भारत का जो रहन सहन है, खान पान है, वो पश्चिम बंगाल के साथ बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। नंबर 1, दक्षिण भारत में पश्चिम बंगाल के लोगों का एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और एक छोटा चीज यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल का, इन दोनों का एक टेंडेंसी है, ये किसी भी सरकार के ऊपर एक अच्छा खासा भरोसा करके रखते हैं और उसको लॉन्ग डे, मैं आ रहा हूं, स्टेटस क्विस्ट है ये, स्टेटस क्विस्ट, ये हिंदी नहीं बोल पाते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग फिर भी हिंदी बोल देते हैं क्योंकि बंगला तो संस्कृत से ही आया है, और अभी टीवी के बदौलत, आप लोगों की बदौलत बहुत सारे लोग हिंदी बोल सकते हैं। मैंने टीवी से हिंदी नहीं सिखाया, वो बात अलग है, सिखा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल मैंने टीवी से हिंदी नहीं सिखाया क्योंकि मैं 60-70% हिंदी भाषी हूँ। मेरा जिंदगी हिंदी हार्टलैंड में गुजरा है पूरा,
तो वो बात अलग है। आई हैव रेड हिंदी, आई हैव स्टडीड हिंदी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वो बात अलग है, वो मुख्तलिफ है, इशू मुख्तलिफ है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ के ज़्यादातर लोग हिंदी बोल तो लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉन बेंगोली पॉपुलेशन भी है, लेकिन वो एक्सेप्टेबिलिटी इनका नहीं है। दक्षिण भारत के लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी है। और अगर दक्षिण भारत में, मुझे पता नहीं आपने कितना घूमा है, मैंने लोगों से बात किया है, वहाँ के लोग ऑटो ड्राइवर बोलिए, वहाँ के साधारण जो युवा वर्ग जो है, उनका ये कहना है कि दीदी इज डूइंग ए मार्वलस जॉब। क्यों? कुछ कुछ चीजें उन्हें अच्छा लगता है दीदी का। हेलमेट पहन के जाना पड़ता है, हेलमेट लॉस। चेन्नई में लोग बहुत गुस्से में हैं, पीपल डोंट फॉलो हेलमेट लॉस, बट वी फॉलो इट। सिग्नल भी मानते हैं। इन बैंगलोर में उनको लगता है, दूर दराज के गांव के इलाके में, केरला में उनको लगता है कि काफी हद तक वामपंथी जो नहीं कर पाए, ममता बनर्जी कर पा रही है। ये जो द्वारे सरकार वो ला रही है, ये द्वारे राशन बोली, या बच्चों को जो स्वास्थ्य साथी जो कन्याश्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्याश्री में ऑलरेडी इंडिया एक रैंक कर चुका है। हो सकता है कि मैं केरला में बैठ के, नहीं कैसा होता है, मैं केरला में बैठ के मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे लग रहा है, चर्चा को आराम से अगर आप देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे, अखबार में पढ़ रहा हूँ, मैं डिजिटल आपके थ्रू में NTN भारत में मैं देख रहा हूँ, हर जगह न्यूज में मैं देख रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में बच्चों को इतना पैसा मिल रहा है, जो बेटियां है, पढ़ाई का नशा है, स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। तो एज ए गार्जियन केरला में बैठ के वो सोच रहे हैं, या कोयम्बटूर में कोई बैठ के सोच रहा है, बात को समझिए आप, या फिर पुणे में बैठ के कोई सोच रहा है, या गोवा में कोई सोचे। गोवा में क्यों ऐसा एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होगा बंगालीज का? क्योंकि गोवा एंड बंगाल आर द टू फर्स्ट कॉलोनियल हैंडआउट्स इन इंडिया। मार्क माय वर्ड्स, यहां पे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, ब्रिटिशर्स, वहां पे पोर्तुगीज आए थे, और श्रीरामपुर में द डच। तो ये तीनों जगह है। अभी इन यहाँ के जो कल्चर्स है, उनके कल्चर से मिलता जुलता है। थर्डली, यहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, जैसे कि गोवा में आई एम एब्सोल्युटली श्योर TMC will use Derek O'Brien, whom I know very much personally through my quizzing life. The O'Brien family, Barry, Derek, Neil, everybody, his father in Calcutta. तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग वहाँ पे जाएंगे and they will influence. वहाँ पे महुआ मित्रा जैसा फेस बहुत अच्छा चलेगा, because she is from an Anglican background, she has done a job in outside India, abroad. तो इस तरीके के लोग जो हैं, ठीक है, ये वहाँ पे अच्छा वो एक्सेप्टेंस होगा। आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रेटेजिकल गेम प्लान है TMC का, जो आज वो ओब्रायन को वहाँ पर गोवा में पुट कर रहे हैं, यहाँ पर त्रिपुरा में सुष्मिता देव को पुट कर दिए। सुष्मिता देव के ऊपर एक एक्चुअली अगर देखा जाए तो सुष्मिता देव का जितना भी आपका अभी का जो सिचुएशन है, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? कौन है त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर? कौन है? बोलिए नाम, बोलिए उनका। एक्चुअली मुझे मिस्टर देव। हाँ, ही इज आल्सो मिस्टर देव। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। और किनको भेजा गया है वहाँ पे? सुष्मिता देव को। सुष्मिता देव को। हाँ, तो मतलब देव एंड देव, क्योंकि त्रिपुरा में बहुत सारे कास्टिस्ट फैक्टर्स है। द बर्मन फैक्टर एक्चुअली आ रहा है। द बर्मन फैक्टर्स आल्सो दिए। तो ये जो बर्मन फैक्टर्स को ये लोग, मतलब ये अपना फैक्टर्स को ये सामने ला रहा है। बिल्कुल। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, आप देखिए बहुत मजे की बात है कि ये लोग, दिस इज ऑल बीइंग डन बाय PK, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मजे की बात ये है कि यूपी में जा रहे थे ये लोग। अब आप बोलेंगे मुझे कि एक्सेप्टेबिलिटी का बात अगर आप बोल रहे हैं, एक्सेप्टेंस का बात बोल रहे हैं, तो सर जी बिहार में तो बंगालीज का एक्सेप्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। बिहार में बहुत सारे बंगालीज हैं भी, उनका तादाद भी ज़्यादा है, आज भी उनका जनसंख्या में काफ़ी एक अच्छा रोल है, उनके वोट का अच्छा मायने रखता है बिहार में आज भी। उत्तर प्रदेश में है, बनारस में बहुत है, लखनऊ में है, अलीगढ़ में है, गाजियाबाद में है, हाथरस में है। तो उनके उसको क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में हमारे, वी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। अभी तमिलनाडु में जाके बोलेंगे, तमिलनाडु का एक आदमी जब देखेंगे कि ममता बनर्जी हिंदी बोलने में अटक रहे हैं, ये प्लस पॉइंट बनेगा, क्योंकि वहां के लोग भी हिंदी नहीं बोलना चाहते, वो भी बोलने जाते तो अटक जाते हैं। आर यू गेटिंग इट? दिस आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। हम लोग क्या बोल रहे थे कि बंगाल में बंगाली लीडर्स को लाना चाहिए था, इतने सारे बाहर से लीडर को लेके आ गए,
गांव की दूर, मैंने खुद देखा है, दूर दराज के लोग बैठे हुए हैं, नड्डा जी बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, विजय वर्गीय बोल रहे हैं, शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, स्पष्ट हिंदी बोल रहे हैं, कभी कभी उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। यू हैव टू रिलेट। तो अगर वैसे देखा जाए तो स्मृति ईरानी को भी लाया गया था, तो स्मृति ईरानी जी बहुत अच्छा बंगाली भी बोलते हैं। स्मृति ईरानी को लाया गया था, अकेला स्मृति ईरानी कुछ नहीं कर पाएगी, ओनली स्मृति ईरानी सर। यहाँ के लीडर्स और जिनका एक्सेप्टेबिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप जैसे बोले कि मैंने बोलना चाह रहा था कि वहाँ पर त्रिपुरा में देव के अंदर देव, तो वहाँ पर एक जाति फैक्टर को लाया गया है। बिल्कुल। यहाँ पर भी आपका वर्षन के वाइज की गोवा में भी एक जाति फैक्टर को वहाँ पर यूज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या किया जाएगा? एक्चुअली उत्तर प्रदेश में जो इन लोगों का जितना भी हम लोग देखे हैं कि उत्तर प्रदेश से हम लोग सिलीगुड़ी में आए, दिनाटा वाला जो प्रोग्राम्स था ममता बनर्जी का, तो वहाँ पर 2 जन आए, तो वहाँ पर वो लोग भी ज्वाइन किए, वो प्रोग्राम्स में आए, वहाँ पर एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए वो लोग। दिल्ली इसमें यूपी में उन लोगों का एक्चुअली जो मतलब स्ट्रेटेजी, रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि 2024 अभी तक देरी है। स्ट्रेटेजिकल जो प्लान अभी चल रहा है, ये स्ट्रेटेजिकल प्लान क्या है वहाँ का? मतलब यहाँ पर तो चलो आप कास्टिंग को लेकर आगे जा सकते हो, तो उत्तर प्रदेश में आप क्या करोगे? उत्तर प्रदेश में भारी होगा, बहुत मुश्किल होगा ममता बनर्जी के लिए। कि उत्तर प्रदेश में तो आप कास्टिंग के लिए कुछ नहीं, छोटे राज्य में वो जा रही है, तो बहुत बुद्धिमानी की, अक्लमंदी की काम कर रही है। इसमें तो उत्तर प्रदेश उन्होंने ऐड किए हैं। उत्तर प्रदेश उन्होंने ऐड किस लिए किया मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से किसी भी हमारे मुल्क में क्या है ना, ये जो है ना, ये एक ट्रेडिशनल सोच है, गर्व बोला जाता है, परंपरागत, बिल्कुल परंपरागत, हाँ परंपरागत सोच है। मतलब मैंने क्या है ना कि कुछ बातें रहती हैं, उत्तर प्रदेश को एक्चुअली गर्व बोला जाता है बिल्कुल पॉलिटिक्स में। बिल्कुल, उसे आपने कसौटी पे वो खरा उतरा है या नहीं उतरा है, उसको आपने whether it has been put to test or not, ये भी आप नहीं जानते हैं। ये कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन बहुत मैंने परंपरागत तरीके से आ गया है। हम लोग बचपन से कुछ चीज सुनते आए हुए हैं, जैसे कि सियासत का जो शुरुआत होता है वो यूपी वाला से कभी हुआ है। बिल्कुल ज्यादातर मुख्य हमारे जो प्रधानमंत्री हुए हैं, वजीर आजम हुए हैं, ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश से आए हैं। और अभी भी अगर देखा जाए तो मोदी जी भी बनारस के काशी के वहाँ का एमपी भी हुए। हाँ, उत्तर प्रदेश में देखिए वो भी विश्वास करते हैं कि उत्तर प्रदेश एक गढ़ है। हाँ, वहाँ से इसीलिए मैंने बोला कि ये एक्चुअली गर्व। बांग्ला में बोलूं ना, मैं बांग्ला में बोलूं एक शब्द। हाँ, मैंने भारतीय प्रधानमंत्री होता है, भारत की যদি রাজ করতে হয় কি মানে রুল করতে হয়, ভারতের উপরে শাসন করতে হয়, তাহলে আপনাকে উত্তর প্রদেশকে শাসন করতে হবে। When in order to rule India, you have to rule Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश को हथियाना पड़ेगा, उसको अपने गिरफ्त में लेना पड़ेगा। मतलब ये बहुत बड़ी, जैसे कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, कुछ चीज ऐसे मतलब आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह में, तो वहाँ पर एक बनारस का एक ये था, काशी का एक पुटअप था कि एक वीडियो आया हुआ था, द डेवलपमेंट इन काशी। तो वहाँ पे मैं एडिटिंग का मेरा जो बंदा बैठा हुआ था वो बोल रहा है कि ये मेरे ख्याल से तो मोदी तो गुजरात से था, ये यहाँ पर बोल रहा है कि वो काशी का एमपी है। हम बोले कि वो काशी का ही एमपी है। मतलब उनको भी विश्वास है कि मुझे उत्तर प्रदेश है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सियासत में जितने बैठे हैं उसमें से कम 60%, अगर मैं कम बोलूँ या एक अप्रॉक्सीमेट बोलूँ, 60% पॉलिटिशियंस जो उत्तर प्रदेश में राज कर चुके हैं, उसके बाद जाकर सियासत में बैठे। बिल्कुल। और यहाँ पे आप जो चैलेंज बोल रहे थे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश ममता बनर्जी के लिए बड़ा चैलेंज है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उत्तर प्रदेश में 2 इश्यूज ममता बनर्जी, जो जैसे कि ममता बनर्जी इशू को लेकर आगे आना चाहते हैं और आगे आते भी है। वो टाटा के इशू, नंदीग्राम के मुद्दे पर राजनीति करने वाली हैं और डर का सामना करने वाला बंदी है। एकदम कि डर के मुझे ये नहीं है, डर नहीं लगता है, चलो आगे चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो इस हिसाब से उनका यूएसपी है। तो ये 2 जगह में वहां पर हो सकता है। एक हथराज वाला जो चीज है उसके ऊपर वो इशू कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो इशू को उठाएंगे, क्योंकि उसमें कोई रिजल्ट अभी तक का है। ये इशू गया। और दूसरा इशू वो जो उठा सकते हैं वो है दलित संप्रदाय। ये जगह है यूपी में उनको आगे जाने। एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत रोचक चीज है यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि हिंदी हार्टलैंड में, पूरे देश में, पूरे हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये होता है
ये प्रचलित है, प्रथा है। हमारे मुल्क में खास करके हिंदी हार्टलैंड में क्या होता है, औरतों का इज्जत बहुत ज्यादा किया जाता है, और औरत अगर कुछ बोल देती है तो उनके बात को काटा नहीं जाता। इस वजह से आप देखेंगे मायावती हो, साध्वी नितंबरा हो, ये काफी सियासत में, काफी उत्तर प्रदेश का, हाँ, राबड़ी देवी हो बिहार में, हाँ, वहाँ के औरतें काफी, जैसे साउथ में होगी, पर फिर भी उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक अगर बोलूं, हिंदी हार्टलैंड स्पेसिफिक फिर भी जयललिता जी का भी साउथ में तो है ही, वो उत्तर प्रदेश में भी एक्चुअली दो प्रोग्राम्स किए हुए थे। हाँ, मतलब उसमें उनको रेस्टोरेंट मिला था, मिलेगा, क्योंकि मैंने बचपन में मैं जब विद्यार्थी था बिहार में, मैंने देखा है कि औरतों के प्रति एक सम्मान दिया जाता रहा है। आज तो कॉर्पोरेट लाइफ हो गया है, अभी वो सम्मान का जगह शायद है जगह में भी आज भी लखनऊ में लड़की को उस इज्जत से ही पेश आते हैं। हर शहर में, चाहे वो भागलपुर हो या पटना हो या मुगलसराय हो या कोई भी शहर हो, हर जगह में ये अपना वो आपको झारखंड में भी कहीं पे चलिए, जमशेदपुर में चलिए, रांची में चलिए, गिरिडीह में चलिए, कहीं भी चलिए, आपको ये दिखेगा। लखनऊ कानपुर में मैंने एक चीज देखा है, अलीगढ़ में देखेंगे आप, अलीगढ़ में भी तहजीब बहुत अच्छा है, इलाहाबाद में भी है, जो प्रयागराज अभी बन चुका है, तो प्रयागराज में भी मैंने देखा है। हाँ, बिल्कुल। ये एक्चुअली औरत का जो इज्जत है वो अपना इज्जत रख के उसके बाद जाके ये परंपरागत रूप से हमने देखा है, ये विरासत में मिला है हिंदी हार्टलैंड के लोगों को, आज भी ये है, बहुत अच्छे तरीके से है, लोग इज्जत करते हैं। तो आप ये बोलना चाहते हो कि जैसे वहां पर औरत का इज्जत है, उस हिसाब से ममता बनर्जी का एक्सेप्टेंस रहेगा, वहां पे एक्सेप्टेबिलिटी, यहाँ पे एक्सेप्टेंस वहां पे रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं अगर बोलूं कि यूपी में आज कई जगह में जो डेवलपमेंट हुआ अरे जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेक्ट करूंगा। एक और चीज मेरे दिमाग में आया कि हाथरस का जो कांड है वो भी औरत के अस्मिता से जुड़ा हुआ है, औरत की इज्जत से जुड़ा हुआ है। दो चीज है हाथरस में, दो चीज है, बिल्कुल। मुझे ख्याल नहीं तो पता है वो एक्चुअली को लेके अगर ममता बनर्जी आगे जाकर तो अगर देखा जाए तो वहां पर दो इशू एक ही संघ में 2-3 दिन के अंतर में हुआ था। एक हुआ था जी न्यूज का जो रिपोर्टर था वो दलित संप्रदाय से था, तो वहां पर भी एक झमेला हुआ था, वो दलित संप्रदाय के ऊपर हुआ था, दलित संप्रदाय, और 3 दिन पहले का जो था वो था हाथरस का सिचुएशन था। और ये जाके जब थाना में जाके जब एक मीडिया चैनल का एक रिपोर्टर के हिसाब से वो वहां पर गए जो रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो वहां पर जाके दलित संप्रदाय के लिए भी उनको एक हैरेसमेंट ये करना पड़ा। तो ये दो इशू बगल में ही हो चुका है, वहां पे परेशानी, दो चीज बगल में हो चुका था वहां पे। तो ये दो चीज को इशू तो वो बनाएंगे मेरे ख्याल से, वो जितना इशू को सामने लाके खड़ा करते हैं तो उस हिसाब से। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हाथरस में तो 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं ममता बनर्जी को जाना चाहिए, और जाएगी भी अगर पीके उनको बताएंगे। ऑलरेडी मेरे ख्याल से तो वो यूपी में she has made her party's presence felt in हाथरस already। उनके लोग गए थे वहां के, उनके लीडर गए थे वहां पे, क्योंकि हाथरस इज वेरी क्लोज टू दिल्ली, ये सेंसिटिव इशू भी है। हाथरस इज वेरी क्लोज टू दिल्ली, और दिल्ली में कौन है? केंद्र सरकार में मोदी जी हैं, और राज्य सरकार में कौन है? आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ नहीं, अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल जी है, दिल्ली में केजरीवाल जी हैं। अभी केजरीवाल जी का आप जो है, उनका गठबंधन हमने नहीं बताया, उनका क्या है, वहां से मैं आना चाह रहा हूँ। ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी बन सकता है, क्योंकि मुल्क में जो सियासत करने वाले पार्टियां हैं, सिर्फ सीपीएम को छोड़ के और लेफ्ट फ्रंट को छोड़ के, आरएसपी को छोड़ के, मैं एक छोटा चीज बताना चाहता हूं, सीपीएम जो वर्ड है, ये सीपीएम का जो वर्ड है वो वेस्ट बंगाल में ही है। अगर हम लोग बाहर जाए तो मैं कुछ अलग कह रहा हूं आपसे, मैं सीपीआईएम का बात बोल रहा हूं। नहीं, सीपीआईएम का वो तो नोमेनक्लेचर है, उसको लेके हमें चर्चा नहीं करनी है। हमें चर्चा करनी है इस मुद्दे पर कि सीपीएम यानी लेफ्ट फ्रंट का सबसे बड़ा, उस गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, प्रमुख दल है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ है, सीपीआई के साथ है, आरएसपी के साथ है, फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ है।
तो ये जो सारे हैं, इनका प्रेजेंस फिर कॉलेजेस में बहुत ज्यादा है, दिल्ली में और यूपी में, आपको शायद मालूम होगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में भी है इनका, वामपंथियों का काफी अच्छा प्रेजेंस है, उपस्थिति है वहां पे। जेएनयू में तो बहुत ज्यादा, बहुत दिनों से है, और कुछ एम्स के डॉक्टर भी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जिन्हें, हाँ, कन्हैयालाल आजकल कांग्रेस में चले गए हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से, कुछ मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ टीवी पर, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से दिल्ली के, उनके साथ संपर्क में रहता हूँ मैं एज ए जर्नलिस्ट। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ बहुत सारे वामपंथी नेता ऐसा है, एम्स के हैं, सफदरजंग अस्पताल के हैं, सफदरजंग अस्पताल के जो है, एम्स के जो है, जितने भी लोग हैं उनके पास से वहां पे वामपंथियों का सपोर्ट हासिल हो सकता है ममता बनर्जी को, अगर साथ में वामपंथियों को वो लेती है तो। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो सूरत हाल है उससे काफी मुख्तलिफ है देश का हाल। लेकिन बार बार पश्चिम बंगाल में शत्रुघ्न जैसे लीडर्स, जो युवा लीडर है लेफ्ट फ्रंट का, वो कहते आ रहे हैं कि हम किसी भी एंटी बीजेपी शक्ति के साथ, बीजेपी के खिलाफ कोई भी शक्ति खड़ा होता है तो हम उसके साथ हैं, मतलब एनिमी इज माय फ्रेंड। हाँ, तो ये बार-बार शत्रुघ्न घोष के मुंह से भी आ रहा है, लेकिन ये भी, के मुंह से भी आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस खड़ा कर रहे हैं, आलोचना करते हैं, मुखालिफत करते हैं, मजम्मत करते हैं तृणमूल कांग्रेस के जो जितने सारे पॉलिसीज हैं, उनके कार्य प्रणाली है, उसका मुखालिफत करते हैं। अगर देखा जाए तो राज्य में बैठे हुए जो जगह है, ये जो विरोधाभास है, ये इसको पहले बंद करना होगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप इसको कॉम्प्रोमाइज करें, उसके बाद जाके वहां पर जाकर इसको पहले आपको कॉम्प्रोमाइज करना। आप यहाँ पर मेरा जो पहला सवाल था वो सवाल में नहीं तो ये एंटी दिखा रहे हो तो वहां पर जाके फिर आप अटैच कर रहे हो, ये तो हम वामपंथी की तरफ चलेंगे, ये चलेगा। लेकिन जो जिस जगह के बारे में मैं कह रहा था कि एक बहुत खराब पहलू सामने आ रहा है हम लोग का, मैंने बीच में कहा था इस चर्चा का, वो ये है कि पूरे मुल्क में आज, पूरे देश में एक ऐसा हवा चली है कि जहां पे दो संप्रदाय का ध्रुवीकरण हो रहा है। गोवा में आपको शायद मालूम है, क्रिश्चियंस आर इन वेरी मच इन मेजॉरिटी इन गोवा। और ममता बनर्जी का छवि बन चुका है कि अल्पसंख्यकों का वो बचाव करती है, उनका हिमाकती है, और अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है उसे सुरक्षित और संरक्षित रखने का वो हर मुमकिन कोशिश करती है, और उन्होंने किया भी है। इसका प्रामाणिक तौर पे सियासत में सबूत है। तो ये जो सूरत है, ये जो स्थिति है, इसके आधार पर ममता बनर्जी अगर जाके वहां पे वोट लोगों से मांगती है, वहां पे फिर उनका एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगा। अच्छा, ये जैसे कि टीएमसी, मैं जो कहना चाह रहा था, मैंने अभी तक गठबंधन, मैं बता रहा हूं, टीएमसी जो गठबंधन करने जाएगा उसमें सारा मुझे पॉजिटिव पॉइंट्स लग रहा है। दो नेगेटिव पॉइंट, जिसमें एक मैंने कहा वामपंथियों का नेगेटिव पॉइंट, दूसरा है क्या उनका नेतृत्व को स्वीकार होगा, उनका नेतृत्व स्वीकार होगा कांग्रेस को, वो स्वीकार करेंगे कि नहीं, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। उनको लोग स्वीकार करेंगे दक्षिण भारत में, उनको लोग स्वीकार करेंगे हाथरस में, किन कारणों की वजह से स्वीकार करेंगे, किन वजहों की वजह से स्वीकार करेंगे, उनके बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया जगह है वहां से। एक तीसरा पहलू है, एक तीसरा अड़चन है जो उनके सामने आकर खड़ा हो सकता है, तीसरा चैलेंज है, चुनौती है, वो ये है कि पूरे मुल्क में आज ऐसा लग रहा है कि सारे पार्टियां ये सोचने लगा है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, भाजपा को चुनौती देने के लिए और पावर में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए, भाजपा को हटाने के लिए कुर्सी से एक गठबंधन चाहिए। जी नहीं, हिंदू तुष्टीकरण की आवश्यकता है। आप बीएसपी को देख लीजिए, आप समता पार्टी को देख लीजिए, यहां तक कि जो लोग विरोध करते थे उत्तर प्रदेश में, अजीत सिंह एंड कंपनी, उनको भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी ऐसा लगेगा, आपको स्पष्ट रूप से ऐसा लगेगा कि वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांत और ठंडा पड़ गए हैं, बैकफुट में चले गए हैं। और केजरीवाल ने ये कहा है, मैं पूरी तरह देखा नहीं, आप लोग पत्रकारिता ज्यादा करते हैं आजकल, डिजिटल पत्रकारिता, केजरीवाल ने कहा है कि जो भी जाएंगे अयोध्या में
फॉर पिलग्रिमेज, तीर्थ पर उनके आने जाने का खर्चा या कुछ वो फ्री करने वाले हैं, मुफ्त करने वाले हैं, और वहां पे रहना भी मुफ्त। और जो केजरीवाल के दल के लोग पहले हिंदू देव देवियों का कहीं कहीं मजाक भी उड़ाते थे और इसके लिए काफी चर्चे में रहते थे, उनका निंदा भी की जाती थी, मुखालिफत भी की जाती थी, मजम्मत की जाती थी, नेगेटिव वाइब्स में मंदिर में जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी भी मंदिर में जा रहे हैं। ऐसे इस चीज को लेकर आप अगर राहुल गांधी जी का भी नाम उठा लिए हैं, तो एक चीज आपको छोटा एक इंफॉर्मेशन दूं, मेरे पास अभी भी वो लाइव फुटेज और लाइव वीडियो मेरे पास अभी भी मौजूद है, जहां पर प्रियंका गांधी का एक मंच था, जो मंच में उन्होंने अजान भी दिए, जो मंच में उन्होंने सिख जी का ये भी गुरु नानक जी का वो ये भी किए, एक ही मंच में उन्होंने 3 अलग अलग संप्रदाय को रिप्रेजेंट किए, उसके बाद जाके वो अपना भाषण को शुरू किया। राहुल गांधी जब अकेला मंदिर में गए थे तो मजार में चद्दर नहीं ओढ़े थे, जाके चढ़ाए थे। प्रियंका गांधी की है, क्यों की है? क्योंकि ममता बनर्जी अभी राहुल गांधी के नेतृत्व को अगर गठबंधन बनता है तो उनको चुनौती दी है, और अगर उस नेतृत्व में बन के रहना है तो ममता बनर्जी को डुप्लीकेट करना है, उनका नकल करना है, सियासी नकल कहते हैं इसको, किसी का नकल उतारना। वो कर रही है, अभी जमकर कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने भवानीपुर के इलेक्शन में वो कहां गई है? वो गुरुद्वारे में गई थी, वो मजार में गई थी, वो मंदिर में भी गई थी, वो चर्चेस में भी गई थी, क्योंकि वहां का कल्चर मोज़ेक कल्चर है, मिली जुली संस्कृति है। अगर आप बोलते हो कि अगर बोलते हो कि ये दोनों चीज वो एक समांतरल जो है वो बोलते हैं वो, तो वो रखने के लिए सिमिलर नहीं चाहता है हिंदुस्तान का तख्त पे बैठना। ममता बनर्जी का कोई भी प्रोग्राम में आज तक मैंने नहीं देखा कि एक ही मंच में वो तीनों कास्ट का कोई भी अजान हुआ, कुछ हुआ, वो अपना दिए, उसके बाद जाके अपना आवाज शुरू किए, वो अपना मंदिर में गए। समझ नहीं पा रहे, ममता बनर्जी 80 स्कोर की हर जगह पे जाके, एक मंच पे नहीं की, तो इनको प्रियंका गांधी को 90 स्कोर करना पड़ेगा, इसलिए वो सबको लेके एक मंच में आ गई। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं अगर बोलूं कि आपका ही जगह में बैठकर अगर मैं बोलता हूं कि आप बोल रहे हो कि ये गठबंधन की बात हो रहा है, मैंने भी आपको वही ये किया, क्वेश्चन किया कि एक गठबंधन की बात हो रहा है, मगर ये गठबंधन की बात हो रहा है मगर आपस में ही तो कंपैरिजन लगा हुआ है इन लोगों में, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये सब तो आपस में ही लड़ रहे हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। मैंने तो कहा आपको कि चुनौती तो वहीं पे है, चुनौती तो आपस में दे दी है। ममता बनर्जी दिल्ली में कह चुकी है, ये भाजपा को क्या चुनौती दे रहा है? ये सबसे बड़ा चीज है कि भाजपा को क्या चुनौती दे रहा है? ममता बनर्जी फिर भी दिल्ली में कह चुकी है, जब वो मिलने गई थी प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से और सारे दलों के साथ, उन्होंने ये बाहर आके कहा था, एयरपोर्ट में आने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं आई एम नॉट कंसर्न, मैं इस वक्त इसको लेके मेरा ये चिंताजनक जगह नहीं है, मेरा इस वक्त ये सोचने का जगह नहीं है, ये मुद्दा नहीं है हमारे सामने कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हमारे सामने, मेरे सामने व्यक्तिगत रूप से अभी ये चिंता की विषय है कि हम गठबंधन को सही तरीके से बना पाएंगे या नहीं। हमें एक इस तरीके का सशक्त गठबंधन बनाना है, पावरफुल गठबंधन बनाना है, कोalition बनाना है, जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाए और चुनौती देके उनको सत्ता से हटाने में कामयाबी हासिल करे। ओके, पराग जी, आज के लिए बस यहां पर ही खत्म करते हैं, मगर हम लोग का ये चीज जारी रहेगा। देखते रहिए एनडीएन के साथ, पराग जी को लेकर हम लोग फिर वापस आएंगे अगले एपिसोड तक और जानते रहेंगे कि अगला क्या हो रहा है 2024 के लिए।